जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। मैं देव अमित, क्लास 8 आर्मी एकेडमी मेरठ से आज यूट्यूब पे पहली बार आप सभी के लिए आया हूं। और हमारी एकेडमी में आर्मी, एनए, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन, एयरफोर्स, XY ग्रुप और नेवी की अच्छी तैयारी की जाती है। आज सभी के लिए मैं कुछ क्वेश्चन साइंस के लेके आया हूं, पेपर को देखते हुए कि पेपर नजदीक आ रहा है। पेपर 15 तारीख का है हमारे यहाँ पे आगरा BRO पे और लखनऊ BRO पे भी है और भी जगह ये पेपर है। तो मैं आज आपके लिए कुछ साइंस के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो पेपर में आपको रखे हुए मिलेंगे सेम। तो आप चलते हैं देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? आंसर कूलम। आंसर कूलम। एम्पियर किसका SI मात्रक है? एम्पियर किसका SI मात्रक है? तो एम्पियर है आपका विद्युत धारा का। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। केल्विन किसका SI मात्रक है? तापमान का। तापमान का SI मात्रक क्या है? केल्विन। और जूल, जूल किसका SI मात्रक है? जूल है हमारा कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक। तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पहला नंबर का है, ऑप्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम का आविष्कार किसने दिया? दोस्तों बहुत आता है पेपरों के लिए, सभी पेपरों में मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि गुरुत्वाकर्षण का के नियम किसने दिए थे या गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? यह किया था हमारे न्यूटन ने। न्यूटन ने एक और नियम दिए थे। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार तो किया ही किया था, गति के नियम भी दिए थे। गति के नियम दिए थे। गति के नियम 3 होते हैं, 3 नियम दिए थे, प्रथम, सेकंड और थर्ड। एडिसन ने सबसे पहले बल्ब की खोज की थी। माइकल फेराडे ने डायनेमो की खोज की थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि डायनेमो की खोज किसने की थी? डायनेमो की खोज माइकल फेराडे ने की थी। एक क्वेश्चन और आता है वेरी वेरी मोस्ट, बहुत घना ज्यादा पूछा जाता है आर्मी के अंदर कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन बनेगा यहां से। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आज के लिए। सबसे ज्यादा मोस्ट ये बहुत पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो डायनेमो करता है। और डायनेमो की आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे ने किया था। गैलीलियो का एक और बनता है कि गति के नियम न्यूटन ने दिए थे और गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए थे। गति के समीकरण गैलीलियो ने दिए थे और गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने किया था। और डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे ने किया था। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो वो लेड है, पारा है, टंगस्टन है या ब्रोमीन है? तो देखते हैं। तो इसमें आंसर है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बहुत पूछा जाता है, ऐसी कौन सी धातु है, ऐसी कौन सी धातु है जो
द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो है हमारा पारा। और पारे को हम किस और नाम से जानते हैं? मरकरी के नाम से। पारे को मरकरी के नाम से जानते हैं और इसका रासायनिक वो होता है Hg। इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg। और जो हमारा थर्मामीटर जो होता है, क्वेश्चन आता है थर्मामीटर में, एक नया क्वेश्चन फिर जोड़ता हूं कि थर्मामीटर में क्या भरा होता है। थर्मामीटर में जो भरा होता है वो हमारा क्या होता है? पारा होता है। नेक्स्ट टंगस्टन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसके भी आर्मी के अंदर बहुत कई बार आ चुका है। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन बल्ब का एक फिलामेंट है। जो हमारा बिजली का बल्ब जो होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली का फिलामेंट, या इसे हम बोल देते हैं तंतु, तंतु भी बोल देते हैं। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ब्रोमीन, ब्रोमीन एक अधातु है। ब्रोमीन अधातु है। तो ब्रोमीन से भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट बनेगा कि ऐसी कौन सी अधातु है, ऐसी कौन सी अधातु है, कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो है हमारा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन मोस्ट बन जाता है, उत्ते पारा हमारा मोस्ट बन जाता है। और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट, लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? बहुत आता है क्वेश्चन। जस्तीकरण, जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण या जस्ते की। ये जस्ता भी है और जिंक भी है। ठीक है। तो जब लोहे की पाइप जो होती है, या लोहा कोई हो हमारा, उस पर जंग लग जाता है, तो उससे जंग से हम पहले घरों में उस पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जस्ते की परत चढ़ाते हैं। और उस जस्ते की परत को हम किस नाम से बोलते हैं? जस्तीकरण। कि हम क्या कर रहे हैं? लोहे पर जब हम करते हैं जस्तीकरण करते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा बनेगा, एक लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। लोहे पर क्वेश्चन बनेगा, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आज के लिए फिर ये भी। तो हमसे पूछा प्रक्रिया वर्ड, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में हमारा वर्ड होता है गैल्वेनीकरण। इंग्लिश में हमारा वर्ड होता है गैल्वेनीकरण। और इस गैल्वेनीकरण को हिंदी में बोलते हैं हम यस्दीकरण। इसे हिंदी में बोलते हैं। आपने क्वेश्चनों में देखा होगा, कहीं आपको यस्दीकरण मिलेगा या गैल्वेनीकरण मिलेगा, एक ही मिलेगा। लेकिन मैंने आप आज के लिए क्लियर कर दिया है, यस्दीकरण और गैल्वेनीकरण दोनों बात एक ही है। एक इंग्लिश का टर्म है ये, और ये हिंदी का है। जस्ते की जस्तीकरण और जस्ता एक ही होता है, इनमें कोई वो नहीं होती है। जस्तीकरण बोल दो, जस्तीकरण हम चढ़ा देते हैं और जस्ते की परत चढ़ती है उसे। और जिंक का एक बहुत क्वेश्चन अच्छा बनता है कि जिंक का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र है आपका Zn। जिंक का रासायनिक सूत्र होगा Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नंबर 5 पे चलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संगठक क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठक क्या है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन।
ब्यूटेन एवं प्रोपेन ये किस में मिश्रण पाया जाता है? जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, घरों में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, उनमें कौन सी गैस पाई जाती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? जो हमारा मुख्य घटक है वो है हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों है, प्रोपेन क्यों नहीं है? क्योंकि ब्यूटेन की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, और जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाएगी उसी की पहचान होती है। नंबर 3 ऑप्शन पे वेरी वेरी मोस्ट है आज आपके लिए सबसे ज्यादा मीथेन। मीथेन का पहले नंबर पे तो पूछा जाता है रासायनिक सूत्र। आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा पूछा गया है रासायनिक सूत्र बताओ। CH4, ठीक है। CH4 मीथेन को और किस नाम से जानते हैं? मीथेन का नाम है हमारा मार्स गैस भी बोलते हैं, और गोबर गैस भी बोलते हैं। गोबर गैस के अलावा बायोगैस भी बोला जाता है। या लास्ट में इसका नाम होता प्राकृतिक गैस। इतने नाम है। मार्स गैस, मीथेन को बोला जाता है, रासायनिक सूत्र CH4 होता है, मार्स गैस, गोबर गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। ब्यूटेन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्वेश्चन आता है कि सिगरेट के लाइटर में जो लोग हम प्रयोग करते हैं उसके उसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी भरी होती है? ब्यूटेन। तो क्वेश्चन आएगा सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है। नेक्स्ट नंबर 5-6 क्वेश्चन पे चलते हैं। सोल्डर टाका का घटक क्या है? सोल्डर टाका जो हम उसमें अपने लोहे वाले जो टाका लगवाने जाते हैं, जैसे हमारा कोई कुछ टूट जाता है तो ये टाका लगाते हैं सोल्डर टाका। तो उसमें क्या होता है? सीसा टिन, तांबा जस्ता, तांबा टिन और जस्ता। तो नंबर 1 ऑप्शन सही है हमारा, सीसा और टिन। तांबा जस्ता में क्या होता है? तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये बहुत आया, मैंने आज की डेट में काफी बार देख चुका हूं, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? पीतल का मिश्रण, पीतल का मिश्रण किसका बना होता है? पीतल का मिश्रण किसका बना होता है, या पीतल में कौन कौन सी धातु होती है? पीतल में जो होती है वो तांबा जस्ता, दोनों से मिलकर बनता है हमारा पीतल। नेक्स्ट चलते हैं तांबा और टिन। तांबा टिन में किसका बना होता है? कांसा का। तांबा टिन हमारा कांसा का बना हुआ होता है। और बचा नंबर 4 तांबा टिन और जस्ता। ये क्या है? ये है हमारा गन मेटल, या गन धातु भी बोल दो, या गन मेटल भी बोल दो। तो आज चारों के चारों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। इनमें से क्वेश्चन बनता है तो इन 4 ऑप्शन से अलग नहीं बनेगा आर्मी के अंदर। और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो पीतल का मिश्रण पूछा गया है कि पीतल का मिश्रण किस किस से बनता है। तो पीतल का जो मिश्रण होता है वो तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है। नंबर 7 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घना लिमिट से काफी ज्यादा आ चुका है। पौधे की पत्तियों में मौजूद जो रंध्र होते हैं उनके माध्यम से होने वाले जल की हानि को किस नाम से जाना जाता है? नंबर 1 ट्रांसपिरेशन,
नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन, नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 4 क्लोरोफिल का होना। तो जब एक चीज देखो, जब किसी चीज का वाष्प मतलब उड़ती है, प्रकाश में उड़ता है, तो उसका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है मतलब जब पानी नीचे से ऊपर जाता है तो वाष्पीकरण के द्वारा ही जाता है। तो ऐसा ही सेम वाष्पोत्सर्जन ही होगा, और तो कुछ हो नहीं जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इसी के अंदर, पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? उसको जानेंगे हम ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया। उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया से पुकारते हैं। नंबर 3 आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो पौधों से ही संबंधित होता है, पौधों से ही संबंधित होता है। तो क्वेश्चन आता है सबसे अच्छा मोस्ट बनता है कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ध्यान रखना, O2 छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन ये होगा, दूसरा क्वेश्चन ये होगा, तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूं। पौधा प्रकाश संश्लेषण कब करता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण कब करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण कब करते हैं? दिन में करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण कब करते हैं? दिन में करते हैं। और एक चीज, एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, आज आपके लिए मोस्ट, मैं मानता हूं कि कुछ 10% ही लोगों को पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और CO2 गैस ग्रहण करते हैं। लेकिन जब प्रकाश नहीं होता है तो रात में हम पौधों के नीचे नहीं सोते हैं। क्यों नहीं सोते हैं? तो बताते हैं कि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। क्योंकि पौधे जब सांस लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में तो ये प्रक्रिया चलेगी, और जब सांस लेते हैं पौधे सांस लेते हैं तो CO2 लेते हैं और O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो यहां पर उल्टी प्रक्रिया हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पेड़ के नीचे हमें कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है, हीमो ऑक्साइड बनाता है। अब या इसके साथ करेगा तो एक जहरीली गैस हमारे नुकसान कर जाती है, वहां से प्रॉब्लम होने लगती है। अब क्लोरोफिल में क्वेश्चन बहुत अच्छा मोस्ट बनेगा। पौधों से ही चारों के चारों ऑप्शन हमारे मिलते हैं। तो पौधे, फिर क्वेश्चन आता है पौधों की पत्तियों में हरा रंग। पौधों की पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों की पत्तियों में हरा रंग जो होता है वो बेटा आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और जब क्लोरोफिल आपको ऑप्शन में ना मिले फिर आपको एक हरित लवक मिलेगा। क्या मिलेगा? हरित लवक मिलेगा। फिर इस पे निशान लगा देना। तो चार ऑप्शन के हमारे डिस्कस हो गए। नंबर 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई? जॉन साल्क, एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन या मैडम क्यूरी? तो हमारा क्या है? जॉन साल्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जॉन साल्क। एक बनता है
एडवर्ड जेनन ने किसकी खोज करी थी? एडवर्ड जेनन ने चेचक के टीके की खोज की थी। खोज या आविष्कार एक ही बात होती है। चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनन ने करी थी। अब क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी? तो उसने करी थी पेनिसिलिन की खोज। बहुत बार जाता है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज करी थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज करी थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज करी थी। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की? जॉन साल्क ने की। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी की थी? पेनिसिलिन की थी। और मैडम क्यूरी ने किसकी खोज करी? रेडियम की खोज करी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 9 पे। नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, घना अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है पूछा बेटा, पहले हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ये नहीं है तो उसने बोल दिया निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड लगा के आ गए। ऐसा मत करना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो। वो पीछे क्या कहता है, हाँ कहता है, ना कहता, क्या कहना चाह रहा है। तो उसने नहीं पूछी है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो नाइट्रस ऑक्साइड होगा। नाइट्रस ऑक्साइड तो एक N2 गैस है। इसका रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बताता हूं यहां से। N2O। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। अब इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। हंसने वाली गैस। कौन सी गैस? हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस। लाफिंग गैस या हास्य गैस। पहले तो इसका यही पूछ लिया जाता है सबसे पहले, रासायनिक सूत्र बताओ। तो रासायनिक सूत्र क्या हुआ हमारा? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या करती है? ये लाफिंग गैस है, हास्य गैस है, नुकसान कोई नहीं पहुंचाती है, रंगीन है, कोई वो कलर नहीं दिखती है। अब अपने ऑप्शन पे चलते हैं, पहले पे। पहला क्या कह रहा? मीथेन। ग्रीन हाउस में मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नुकसान करती है, ऑक्सीजन भी करती है, और एक जलवाष्प भी होता है हमारा, वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। तो ग्रीन हाउस के लिए सबसे पहले नंबर पे हमारा ऑप्शन, ध्यान रखना, जलवाष्प। लेकिन पेपरों में ये कम मिलता है, जलवाष्प पेपरों में कम मिलता है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी? सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? वो है बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा जलवाष्प के बाद, ये तो आपको ऑप्शन में बहुत ना के बराबर मिलता है, लेकिन हमको पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा, वेरी वेरी मोस्ट। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में सुन लो। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, सबको मालूम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक नाम और पूछा जाता है, शुष्क बर्फ। क्या? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कौन सी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक,
मीथेन का मैंने आपको बता दिया CH4 होता है, मार्स गैस या बायोगैस या प्राकृतिक गैस के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है कि मीथेन गैस धान के खेत में से भी निकलती है। जब हमारे पशु जो होते हैं और जो चारा खाने के बाद मुंह का ऐसे करके चलाते हैं, तो जब मुंह चलाएंगे तो उनके मुंह को सूंघ के देखना, उसमें गंध मिलती है इसकी, कहीं सूंघने मत लग जाना, कहीं खा जाए भैंस, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और भी बताता हूं, चलो एक क्वेश्चन और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से घना मोस्ट, बहुत अच्छा मोस्ट बनेगा, उसके लिए सुनो क्वेश्चन आएगा वायु वातावरण में या वायुमंडल में, बहुत मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं इसको तो मैं आपके लिए, वातावरण में या वायुमंडल में, वातावरण में या वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बेटा आपके 0.03%। बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। कितनी पाई जाती है? 0.03%। तो सबसे अधिक किसकी पाई जाती है? कोई ऐसा भी होगा जिसकी अधिक पाई जाती होगी, तो वो कौन सी है? हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी कितनी पाई जाती है? 78%। और फिर उसके बाद किसका नंबर आ जाता है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21%। तो ध्यान रखना, वायुमंडल में या वातावरण दोनों एक ही बात होती है। वायुमंडल या वातावरण में दोनों को मिला के कितनी बनता है? 99% बनता है। तो इस 0.03% हमारी क्या हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को और किस नाम से पुकारते हैं? प्राणवायु। ऑक्सीजन ना हो तो हमारी नाक ऐसे हो जाएगी और हम सीधे प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन को हम किस नाम से पुकारते हैं? प्राणवायु के नाम से। तो प्राणवायु हमारी कौन सी हो गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का O2 होता है, वो सबको पता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज फिर एक सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट है, उनका जो डिस्कस चल रहा है वो उनसे भी ज्यादा मोस्ट है, क्योंकि मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। 20 क्वेश्चन में कम से कम 100 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन बना के आपको बताऊंगा। साइंस के क्वेश्चन है, पेपर में 100% आपको लगेंगे। मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी, आजकल सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है पथरियों की। आप गांव में जाके देखो, गांव या शहरों में, हर गांव में 50% लोगों के पथरी का वो बन जाता है कि किसी की पित्त में बनती है तो किसी की किडनी में बनती है। तो मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी की अधिकतम मात्रा पाए जाने वाला पदार्थ, या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने लगे कि मानव के गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबके लिए मोस्ट है, चाहे आप एयरफोर्स का दे लो, चाहे आप नेवी का दे लो, चाहे आर्मी का दे लो, चाहे जीडी दे लो, ट्रेडमैन दे लो या क्लर्क दे लो, सबके लिए साइंस मोस्ट है। सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये आपका NaCl नहीं है क्या? NaCl मतलब साधारण नमक। क्या हो गया? साधारण नमक। सोडियम फास्फेट में ऐसा कुछ नहीं है। सोडियम फास्फेट का आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, Na3PO4। सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या है? Na3PO4। अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा? NaCl। बहुत आता आर्मी के अंदर, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब ये बचा है आपका नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स भी वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। ये नेफ्रॉन्स ही होते हैं जो हमारे गुर्दे में काम आते हैं, छनन का काम करते हैं। मेन चीज है नेफ्रॉन्स की किडनी के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा ये, बहुत अच्छा, ये भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है और ये भी मोस्ट है, तीनों के तीनों क्वेश्चन मोस्ट है। क्वेश्चन बनता है कि गुर्दे की इकाई को क्या कहते हैं, या गुर्दे की इकाई कौन क्या है? तो गुर्दे की इकाई क्या है? नेफ्रॉन्स। क्लियर। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? वेरी वेरी मोस्ट दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आया हुआ, सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। नंबर 4 पे ए तथा बी दोनों। तो बताओ, तो इसमें आपको लगाना है नंबर 4। आप सोच रहे होंगे नंबर 4 कैसे, हमने तो ये पढ़ा है। तो भाई बात एक ही है, उसने क्या क्या किलोमीटर दे दिया है हमको यहाँ पे। क्या दे दिया? किलोमीटर। अब देखो ये 8 है, अब इसमें हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जब ये ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा तो आप इस पे लगा के आना। 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो इसको भी मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मीटर है या किलोमीटर है, तो किलोमीटर में किलोमीटर का चेंज किया, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या बचा? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो 3 लाख हो गए पूरा। 3 2 5। तो ये ऐसे निकल के आता है, सेम वही मान है, लेकिन अब यहाँ पे मीटर में, यहाँ किलोमीटर में। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं, और पेपर में कौन सा आता है ये आपको ध्यान रखना है। या तो एक ये आएगा या ये आएगा, फिर या दोनों लिखे आएंगे, ए या बी। अब 330 भी क्या है? 330 भी तो देखो, 330 क्या है? तो 330 आपने देखा होगा, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग या तो 330 या फिर 332 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और बता दो, जब ध्वनि का काम आ गया, ये रहा। अब ध्यान से सुनना, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्वनि कहां नहीं चलती है? निर्वात में। देखो कितना मोस्ट क्वेश्चन बना है। ध्वनि किस में नहीं चलती है? निर्वात में नहीं चलती है। लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। यहां से मैंने आपको कई क्वेश्चन बना दिए हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश हर जगह चलता है, और प्रकाश की जो ये चाल है, ये केवल निर्वात की चाल मैं आपको बता रहा हूं, और बाकी सब में अलग अलग होती है। लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम होना चाहिए। जहां पर निर्वात होता है, निर्वात का मतलब होता है वायु नहीं है, ठीक है? तो वहां पे ध्वनि का वेग निर्वात में ध्वनि का वेग, ध्वनि निर्वात में बिल्कुल नहीं चलती है, 0 होती है, ठीक है? नंबर 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन चारों क्वेश्चन से मैं आपको कम से कम 4 और 8 या 10 क्वेश्चन बना के बताता हूं आपको कि इन 4 ऑप्शन से 10 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आघात वर्धनीय धातु चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है या सोना है? तो यह है आपका आंसर, सोना। पहले तो इनके मैं रासायनिक नाम बताता हूं। रासायनिक नाम Au, इसका नाम है आपका Al, इसका रासायनिक नाम है आपका Cu, इसका रासायनिक नाम है आपका Ag। 4 क्वेश्चन, चांदी Ag, कॉपर Cu, एल्युमिनियम Al, सोना Au, ये इनके रासायनिक सूत्र हो गए। आघात वर्धनीय धातु होता है कि जैसे हमने 1 ग्राम सोना लिया और उसको इतना पीटते रहो, ऐसा बताते हैं कि 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। 1 तोले सोने में, 1 मिलीग्राम में, या तोला बोल देते हैं जिसे हम, उसमें 2 किलोमीटर लंबा
तार बन जाता है। सोना, सोने से हम क्या बनाते हैं? आभूषण। सोने से क्या बनाते हैं हम? आभूषण। जब हम आभूषण बनाते हैं तो शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बन पाएगा, क्योंकि शुद्ध सोना जैसे न्यों करा ऐसे कड़ाक टूट जाएगा। तो शुद्ध सोना हम आभूषण बनाने के लिए सोने में क्या मिलाते हैं? तांबा। और मात्रा कितनी मिलाते हैं ये सुनारों को पता है। कोई सुनार ऐसे होते हैं कि जो सही मात्रा में दे देते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि निकास तांबे को मिला के आधा तांबा दे देते हैं, आधा सोना कर देते हैं। तो क्वेश्चन सबसे अच्छा ये आएगा कि सोने को कठोर बनाने के लिए, सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाएगा? तांबा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या मिलाया जाता है उसमें? तांबा। अब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं आज का, सबसे ज्यादा मोस्ट, बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा, कि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाएगी? एल्युमिनियम पाई जाती है। कॉपर या सीयू या तांबा, ये तीनों नाम एक ही हैं। इसका मैंने आपको ये बता ही दिया, कॉपर का, तांबा। अब चांदी। अब नंबर देख, नंबर 1 सी सुनना सभी कि आघात वर्धनीय धातु नंबर 1 पे हमारा क्या आता है? सोना। जब सोना ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो ऑप्शन में क्या मिलेगा फिर? चांदी। चांदी अपने आप को 2 नंबर के स्थान पे रखती है कि आघात वर्धनीय धातु कि पीटते रहो। कभी देखा होगा सोने का वर्क, यह चांदी का वर्क जो मिठाइयों पर चिपकाते हैं हम, तो हम ऐसे सोने को नहीं खा सकते जैसे हमने उठाया और डली मुंह में गिर ली, ऐसे नहीं खा सकते। हमने थोड़ा सा सोना लिया, उसको पीटते रहे, वर्क बना लिया और वर्क को हम खा लिया तो हमें नुकसान नहीं होगा। चांदी। अब चांदी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ag। क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट बनता है यहां से एक और, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। अब फिर दोबारा दूसरा क्वेश्चन। अब मैं चांदी ऑप्शन को ढकता हूं, मैं चांदी ऑप्शन नहीं दूं, कोई और ऑप्शन दे दूं, तो फिर कौन सा आएगा? दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? तांबा, मतलब कॉपर। विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक, दूसरा सबसे अच्छा चालक, दूसरा सबसे अच्छा चालक तो कौन सा है हमारा? कॉपर। तो चारों के चारों क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम, सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर एल्युमिनियम पाई जाती है, लेकिन फिर भी महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि जो इसकी प्रक्रिया के द्वारा ये बनाई जाती है वो महंगी है हमारे लिए। जब वो महंगी है तो फिर ये खुद ही महंगी है जाती है। सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है। सोने से क्या बनते हैं? हमारे आभूषण बनते हैं। आभूषण सोना, आभूषण को कठोर करने के लिए, मतलब सोने को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट आज का। फिर भी सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि पेपर नजदीक है, पेपर 15 तारीख का ही है, इसलिए मैंने सारे 20 के 20 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रखे हैं। अब 20 क्वेश्चनों को आप याद कर लो, जैसे मैंने करा, लिख के याद कराए, तो 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी है? मनुष्य के लिए सुनने के लिए, मनुष्य को सुनने के लिए सर्वोत्तम श्रव्य सीमा कितनी है? तो श्रव्य सीमा कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज से कम। ठीक है,
तो मनुष्य कौन सी ध्वनि सुन सकता है? श्रव्य तरंगे सुन सकता है या श्रव्य ध्वनि सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कौन सी ध्वनि है? ये अश्रव्य तरंग ध्वनि या अश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से कौन सी होती है? पराश्रव्य। तो तीनों की तीनों मैंने आपको यहीं पे ही याद करा दी। ठीक है, तीनों की तीनों मैंने आपको यहीं पे याद करा दी। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही आता है कि मनुष्य कौन सी तरंगे सुन सकता है। तो मनुष्य कौन सी या मानव कौन सी तरंगे सुन सकता है? हमारी 20,000 हर्ट्ज से कम सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे। अब यहां से क्वेश्चन बनाता हूं, देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। पराश्रव्य तरंगे कौन निकाल सकता है और सुन भी सकता है? सुनने के लिए कुत्ता, सांप, बिल्ली, ये इनको सुन भी सकती हैं। तो कुत्ता तो इन तीनों को ही सुन लेता है। कुत्ता इन तीनों को ही सुन लेता है। लेकिन एक चमगादड़ सुना होगा आपने। चमगादड़ एक स्तनधारी पक्षी है। सब ये अकेला ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, स्तनधारी पक्षी का नाम बताओ। स्तनधारी पक्षी कौन सा है हमारा? चमगादड़। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि सुन सकती है और पराश्रव्य तरंगे निकाल सकती है। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन अच्छा बनता है कि चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि सुन सकती है और पराश्रव्य तरंगे निकाल सकती है। जैसे यहां पे मैं आपको बता दूं, देखो यहां है आपकी चमगादड़। अब चमगादड़ क्या करती है? उड़ती चलती है और अपनी तरंगे छोड़ती चलती है। जैसे लगा यहाँ पे कोई कीड़ा है या कोई भीत है या कोई दीवार है, उसमें ये तरंगे लगेंगी और फिर वापस चमगादड़ को ही लग जाएंगी। जब चमगादड़ को वापस लग जाएंगी, चमगादड़ समझ जाएगी आगे कुछ ना कुछ है। कुछ किरणें आगे निकल जाती हैं, कुछ वापस लौट के आ जाती है, तो चमगादड़ को लग जाता है कि मेरा शिकार है आगे। तो ध्यान रखना, चमगादड़ एक स्तन पक्षी है, स्तनधारी पक्षी है। दूसरा, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे निकाल सकती है और पराश्रव्य तरंगे सुन सकती है। कुत्ता, सांप, बिल्ली इनको सुन सकती है। तो इनकी सीमा कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? बहुत वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चारों के चारों ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं हम। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना है? -डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस क्या है? चलो 4 डिग्री सेल्सियस देखते हैं। जल का घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? देखो 0 डिग्री सेल्सियस से आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। 0 डिग्री सेल्सियस से आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल पिघलता है। जमने को हम क्या बोलते हैं? हिमांक। क्या बोलते हैं हम? हिमांक। तो जब क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही आएगा कि पानी कितने पे जमता है, कितने पे पिघलता है। तो जल का हिमांक भी 0 होता है और जल का पिघलना भी 0 होता है। -15 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? तो ठंडे देश जो होते हैं हमारे ज्यादा, जिनमें -40 पे भी नीचे तापमान जाता है, जब -40 डिग्री से नीचे तापमान जाता है तो वहां पे हमारी शराब काम में आती है। शराब काम में आती है। तो शराब का मान कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल
तो एल्कोहल हमारा कितने उस पर जाता है, -115 डिग्री पर। एल्कोहल या शराब, वही शराब है कि जो पी लेता है एक बार और फिर उसके बाद शहंशाह बन जाता है। तो एक कहावत सुनी है कि नशा शराब में होता तो बोतल भी नाचती। तो शराब में कोई नशा नहीं है, नशा तो आदमी के अंदर होता है। तो क्लियर हो गया। यहां से क्या क्वेश्चन बने, 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व होता है, अधिकतम घनत्व कितना होता है, जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता भी है और जल पिघलता भी है। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा का न्यूनतम मान है। पारा का बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, पारा Hg होता है हमारा, इसको मरकरी के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और द्रव धातु है हमारी, कौन सी धातु है, द्रव धातु है, अकेली द्रव धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। वेरी वेरी गुड, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। बहुत आता है पेपरों के अंदर, चारों के चारों ऑप्शन पे हम अपना डिस्कस जारी रखेंगे। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, जब वर्षा होती है तो उसकी बूंद गोलाकार क्यों होती है, प्रस्थ के कारण, अपवर्तन के कारण, केशिकत्व के कारण या केश नली के कारण। तो किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। दूसरा क्वेश्चन एक और मोस्ट बनेगा हमारा, पतली सुई, बहुत अच्छा उदाहरण है, इसका ही उदाहरण दे रहा हूं मैं। पतली सुई पानी पर तैराई जाती है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। आप सभी प्रयोग कर सकते हैं। एक गिलास में पानी लें, पानी में एक छोटी वाली सुई होती है जिससे हम अपने बटन लगाते हैं, उसको एक छोटे से कागज पे रख के, बड़े कागज पे नहीं, एक छोटे से कागज पे रखें और उसको उस पे ऊपर रख दें और थोड़ा इंतजार करें, जब कागज गल जाए तो बहुत थोड़े से हल्के से टच करके कागज को डुबा दिया जाएगा और सुई आप तैरती रहेगी। दूसरा अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या है, अपवर्तन होता है अपनी दिशा से भटकना, अपनी दिशा से भटकना होता है अपवर्तन। एक आभास होता है झूठा आभास कि ये यहां पे चीज रखी है लेकिन वहां नहीं होती है। तारों का टिमटिमाना, कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। एक क्वेश्चन और भी बनता है यहां से, तारों का तो टिमटिमाएगा। कभी आपने देखा होगा तालाब, एक साथ ही बता रहा हूं चारों क्वेश्चनों को, तालाब या सिक्का या परख नली, या परख नली। तालाब में चलते हैं मछली, कभी देखते हैं एक साफ तालाब है, उस तालाब में हम क्या देखते हैं कि एक मछली पड़ी है, अब उसको बहुत गौर से देखते हैं तो वो बिल्कुल धरती पे पड़ी है, लेकिन हम जब देखते हैं वो थोड़ी सी उठी हुई नजर आती है। या हम मछली को जैसे कभी देखा होगा चित्र में कि शिकार करते हैं तो भाला फेंक के मारते हैं, लेकिन हमको आभास होता है मछली यहाँ पे है, लेकिन वो वहां पे नहीं होती, वो थोड़ी सी अलग हटके होती है। ऐसी सिक्का, गिलास में सिक्का गिर दे और साफ गिलास में, और हम जब गिलास में निगाह करके देखते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। परख नली, परख नली का क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि एक द्रव में परख नली खड़ी है, एक द्रव में परख नली खड़ी है और वो हमको थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है, थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण देती है, अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, केशिकत्व के कारण। केशिकत्व क्या है, केशिकत्व भी कुछ नहीं है, ये भी एक क्रिया है हमारी। क्या क्रिया, लालटेन, लालटेन, लालटेन
अब तो आपने देखी होंगी, आप आज से गांव में तो अब भी मिल जाएंगी, मेरे घर पे है लालटेन, जब उस केरोसिन का तेल नहीं मिलता है, लेकिन अब पहले सरकारी उन पे केरोसिन का तेल मिलता था, लेकिन अब नहीं देते हैं। तो लालटेन में की बत्ती में तेल चढ़ना, लालटेन की बत्ती में तेल चढ़ना किसके कारण होता है? केसी तत्व के कारण होता है। लालटेन में तेल चढ़ना किसके कारण होता है? केसी तत्व के कारण होता है। एक और बताता हूं, देखो जब ऐसी बात आ गई है तो हम टॉवल का प्रयोग करते हैं, तौलिया का, टॉवल भी बोल देते हैं, तौलिया भी बोल देते हैं। तो उस जब हम तौलिया को एक सिरे को ऐसे करके पानी में डुबाएं तो हमने देखा होगा कि वो ऊपर पानी चढ़ता रहता है। तो वो किसके कारण चढ़ेगा? केसी तत्व के कारण ही चढ़ता है। तौलिया गीला होना, तौलिया को गीला होना किसका कारण होता है? केसी तत्व के कारण होता है। केश नली, केश नली क्या होती है? केश नली कभी देखा होगा वर्षा के दिनों में, क्या वर्षा के दिनों में, वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई की जाती है। वर्षा के दिनों में, वर्षा के दिनों में खेतों की जुताई कर देते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा कि जैसे वर्षा हुई, वर्षा के बाद किसान क्या काम करता है? खेत पे चल जाता है और उसको देखता है कि खेत कैसा है, खेत को जोतने लगता है, खुद जोत देता है, उस पे सहेलिया या मट्ठा बोल देते हैं, उसको मार देता है। क्यों मार देता है? केश नली टूट जाने के कारण, केश नली टूट जाने के कारण। जो खेत में पानी जो जाता है वो केश नलियों के ही द्वारा जाता है अंदर, ताकि उनको तोड़ दिया जाता है। क्यों तोड़ दिया जाता है? कि जैसे ही पानी उन केश नलियों के अंदर नीचे कर जाएगा, उन्हीं से उनका वाष्पन होकर ऊपर चला जाएगा, जिससे हमारा खेत सूखेगा। ठीक है, तो चारों के चारों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट बन गए आपके लिए। वर्षा की बूंद प्रस्तनाव के कारण, पतली सुई को भी 5 प्रस्तनाव के कारण तो तैराया जा सकता। अपवर्तन क्या कहता है? तारों का टिमटिमाना, परख नली को टेढ़ी दिखाई देना, सिक्का ऊपर उठाई देना, तालाब में मछली थोड़ी सी ऊपर उठाई देनी, ये चारों के चारों किसके अपवर्तन के कारण है। केशिकत्व, लालटेन की बत्ती में तेल चढ़ना किसका कारण है? केशिकत्व के कारण। या तौलिया को गीला करना, वो भी केशिकत्व के कारण है। केश नली वर्षा के दिनों में, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि केश नलियां टूट जाए। नंबर 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी ज्यादा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, और कितने क्वेश्चन बनाऊंगा देखना आप। एल्कीन का सूत्र क्या है? एल्कीन का सूत्र क्या है? CnH2n, CnH2n प्लस n, CnH2n माइनस n, या इनमें से कोई नहीं। तो एल्कीन का सूत्र क्या है हमारा? CnH2n प्लस n, ये हमारा एल्कीन का सूत्र बन गया। एल्कीन, अब एल्कीन के कुछ उदाहरण देख लो, एल्कीन के उदाहरण देख लो। मीथेन, CH4, क्या सही लगा है ये हमारा? हाँ भाई, ये सही लगा है। देखो C हमारा 1 हुआ, मैं यहां पे करता हूं, C हमने 1 माना तो C का हमारा n बराबर 1 रखा तो C का n हो गया। 1 को लिखो या मत लिखो। अब H2n प्लस n, CH2 प्लस n, मीथेन CH4, हाँ सही है। 2 और 1 3, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नहीं मीथेन नहीं बनेगा, मीथेन तो ऊपर वाले का बनेगा, एल्केन का, ये तो एल्कीन है। तो एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या हुआ? C2H2n। ठीक है, एल्कीन का सूत्र, सॉरी दोस्त थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। एल्कीन का सूत्र होता है हमारा
CnH2n, ये 2 है, n नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एल्कीन के परिवार वाला कौन कौन होते हैं, एल्कीन में कौन कौन आते हैं, मीथेन, एथेन और प्रोपेन। ये इनके रासायनिक सूत्र हैं, मीथेन का क्या होता है CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8। अब यहाँ पे आप रख के देख लो, n का मान 3 रखा तो C3 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया ना पूरा। ऐसी ये पूरा हो जाएगा, ऐसी ये पूरा। अब क्वेश्चन यहाँ से और भी बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, एथेन का रासायनिक सूत्र बताओ। तो एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है C2H6। या तो प्रोपेन का भी पूछ सकता है पेपर में, मीथेन का तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। मीथेन का क्या बनता है हमारा CH4 बनता है। अब आता है हमारा CnH2n, ये क्या होते हैं हमारे एल्कीन। ये क्या कहलाते हैं हमारे एल्कीन, ये क्या होते हैं हमारे एल्कीन होते हैं। एल्कीन में क्या क्या आता है हमारे, कौन कौन से सदस्य होते हैं, एथिलीन, क्या क्या होता है, एथिलीन, ये होता है हमारा C2H4। एथिलीन का क्या बना, देखो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो H कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब एक और होता है प्रोपेन, तो यहां आ गया ना, प्रोपीन होगा तो फिर वो प्रोपेन यहां आ गया, ये हमारा प्रोपीन क्या क्या बनेगा C3 और 3 तो ये हो गया, 3 दूनी 6 यहां पे पहुंच जाएगा हमारा। ठीक है, तो इनके इन सदस्यों को भी नाम याद रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एल्कीन का हमारा सूत्र ये हो गया, एल्केन का हमारा ये हो गया। एल्कीन के सदस्य कौन कौन से होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। एल्कीन के कौन कौन से होते हैं, एथिलीन, प्रोपीन। ये दोनों के दोनों हमारे सदस्य होते हैं। अब ये क्या है, इस पे भी तो थोड़ा सा निगाह मान लें हम। ये CnH2n माइनस का n, ये होते हैं हमारे एल्काइन। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, तीनों के तीनों मैंने आज आपको यहीं पे याद करा दिए हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट, थोड़े कम समय में, थोड़े से उसमें। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र क्या बनेगा, C2 और H2, 2 दूनी 4, 2 इसमें से घट जाएंगे, ये बनेगा। और ये एसिटिलीन किस काम में आती है, ये फलों को पकाने के काम में आती है। लेकिन फलों को पकाने में एथिलीन जब नहीं होगी तो उसके बाद हम एसिटिलीन लगा सकते हैं। या हमारे वेल्डिंग के काम में आती है। वेल्डिंगों के काम में आती है हमारे एसिटिलीन। तो एल्कीन का क्या सूत्र बना हमारा, CnH2n+2। एल्कीन का क्या सूत्र बना, CnH2n। एल्काइन का सूत्र क्या बना, CnH2n-n। तो ठीक, एल्कीन में एथेन, मीथेन और प्रोपेन हो गए। एल्कीन में प्रोपीन, एथिलीन हो गया। एल्काइन में हमारा एसिटिलीन हो गया। तो चारों के चारों या आपके तीनों के तीनों आपके वेरी वेरी मोस्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, TNT का पूरा नाम बताओ, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ट्राइनाइट्रोटाइलुइन, ट्राइकेलोरी मीथेन। तो देखते हैं कौन सा बना, नंबर 3 ट्राइनाइट्रोटाइलुइन। ठीक है, ये क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। ये विस्फोटक पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ये किसका पूरा नाम है, TNT।
TNB, TNB का पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। मिथाइल आइसोसाइनाइड को हम क्या नाम से पुकारते हैं? मिग, MIC, मिग। इसे हम मिग के नाम से पुकारते हैं। और इसका एक और उदाहरण सुना होगा आपने, 1984 वाला, 1984 वाला भोपाल घटना। कौन सी? भोपाल घटना। तो सबसे क्वेश्चन ध्यान रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिग बोलते हैं, ये भोपाल में लीक हो गई थी, तो कम से कम ये 2000 व्यक्ति इसकी चपेट में मारे गए थे। ये क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये क्या बनता है? ट्राइक्लोरोमीथेन। ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। तो TNT का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटॉल्यूल, TNB का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोबेंजीन, MIC का पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये क्लोरोफॉर्म का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना 17 क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट। ध्यान देखना, सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है आज आपके लिए, फिर दोबारा वेरी वेरी मोस्ट। सभी मोस्ट हैं अपने आप में। इलेक्ट्रॉन रणवेश की खोज किसने की, या इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी वो हमारे थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने करी थी। और